नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी दो कब्रें भाग 3 लेके आई हूँ। रामेंद्र एक कुर्सी पर हतबुद्धि से बैठ गए। कुंठी स्वर से बोले, जी हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ। कुंवर ने कहा, मैंने तो पहले ही समझ लिया था। हमारी तौहीन नहीं हुई है, खुद उन लोगों की कलई खुल गई है। रामेंद्र ने कहा, खैर परीक्षा तो हो गई, कहिए तो अभी जाकर एक एक की खबर लूँ। कुंवर साहब ने विस्मित होकर कहा, क्या उनके घर जाकर? रामेंद्र ने कहा, जी हाँ, पूछो तो कि आप लोग जो समाज सुधार का राग अलागते हो, वह किस बल पर? कुंवर ने कहा, व्यर्थ है, जाकर आराम से लेटो। नेक और बद की सबसे बड़ी पहचान अपना दिल होता है। अगर हमारा दिल गवाही दे कि यह काम बुरा नहीं, तो फिर दुनिया चाहे कुछ भी कहे, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। रामेंद्र ने कहा, लेकिन मैं इन लोगों को यूँ न छोड़ूंगा। एक एक की बखिया ना खेल दो तो नाम नहीं। यह कहकर उन्होंने पत्तल और सकोरे उठवा उठवा कर गरीबों को देना शुरू कर दिया। रामेंद्र सैर करके लौटे ही थे, वैश्याओं का एक दल सुलोचना को बधाई देने के लिए आ पहुंचा। जोहरा की एक सगी भतीजी थी, गुलनार, सुलोचना के यहाँ पहले बराबर आती जाती थी। इधर 2 साल से ना आई थी। यह उसी का बधावा था। दरवाजे पर अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। रामेंद्र ने यह शोरगुल सुना। गुलनार ने आगे बढ़कर उसे सलाम किया और बोली, बाबूजी, बेटी मुबारक, बधावा लाई हूँ। रामेंद्र पर मानो लकवा सा गिर गया। सिर झुक गया, चेहरे पर कालिमा सी पुत गई। ना मुँह से बोले, ना किसी को बैठने का इशारा किया, ना वहाँ से हिले, बस मूर्तिवत खड़े रह गए। एक बाजारी औरत से नाता पैदा करने का ख्याल इतना लज्जास्पद था, इतना जघन्य कि उसके सामने सज्जनता भी मौन रह गई। इतना शिष्टाचार भी ना कर सके कि सबों को कमरे में ले जाकर बैठा तो देते। आज पहली बार उन्हें अपने अधःपतन का अनुभव हुआ था। मित्रों की कुटिलता और महिलाओं की अपेक्षा को वह उनका अन्याय समझती थी, अपना अपमान नहीं। लेकिन यह बधावा उनकी अबाध उदारता के लिए से भी भारी था। सुलोचना का जिस वातावरण में पालन पोषण हुआ था, वह एक प्रतिष्ठित हिंदू कुल का वातावरण था। वह सच है कि अब भी सुलोचना नित्य जोहरा की मज़ार पर परिक्रमा करती जाती है, मगर जोहरा अब एक पवित्र स्मृति थी, दुनिया की मलिनताओं और कलुषताओं से रहित। गुलनार से नातेदारी और परस्पर का निभाव दूसरी बात थी। जो लोग तस्वीरों के सामने सर झुकाते हैं, उन पर फूल चढ़ाते हैं, वे भी मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं। एक स्पष्ट है, दूसरा सांकेतिक। एक प्रत्यक्ष है और दूसरा आंखों से छुपा हुआ। सुलोचना अपने कमरे में किक की आड़ से खड़ी रामेंद्र का असमंजस और शोक देख रही थी। जिस समाज को उसने अपना उपास्य मानना चाहा था, जिससे द्वार पर सजते करते उसे बरसों हो गए थे, उसकी तरफ से निराश होकर उसका हृदय इस समय उससे विद्रोह करने पर तुला हुआ था। उसके जी में आता, गुलनार को बुलाकर गले लगा लूं। जो लोग मेरी बात भी नहीं सुनते, उनकी खुशामद क्यों करूं? यह बेचारियाँ इतनी दूर से आई हैं, मुझे अपना ही समझ कर आई है ना। उनके दिल में प्रेम तो है, यह मेरे सुख दुख में शरीक तो होना चाहती हैं। आखिर रामेंद्र ने सिर उठाया और शुष्क मुस्कान के साथ गुलनार से बोले, आइए, आप लोग अंदर चले आइए। यह कहकर वह आगे आगे रास्ता दिखाते हुए दीवान खाने की ओर चले गए। सहसा मेहरी निकली और गुलनार के हाथ में एक पुर्जा देकर चली गई। गुलनार ने यह पुर्जा लिखा और रामेंद्र के हाथ में देकर वहीं खड़ी रह गई। रामेंद्र ने पुर्जा देखा, लिखा था, बहन गुलनार, तुम यहाँ नाहक आई, हम लोग यों ही बदनाम हो रहे हैं, अब और बदनाम मत करो। बधावा वापस ले जाओ। कभी मिलने का मन करे तो रात को आना, और अकेली। मेरा जी तुमसे गले लिपट कर रोने का कर रहा है। रामेंद्र ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया और उदंड होकर बोले, इन्हें लिखने दो,
मैं किसी से नहीं डरता, अंदर आ जाओ। गुलनार ने एक कदम पीछे फिरकर कहा, नहीं बाबूजी, अब हमें आज्ञा दीजिए। रामेंद्र ने कहा, अरे 1 मिनट तो बैठो। गुलनार ने कहा, जी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं। गुलनार के चले जाने के बाद रामेंद्र अपने कमरे में जा बैठे। जैसी पराजय उन्हें आज हुई वैसी पहले कभी नहीं हुई। वह आत्मसम्मान, वह सच्चा क्रोध जो अन्याय के ज्ञान से पैदा होता है, लुप्त हो गया था। उनकी जगह लज्जा थी और ग्लानि। इसे बढ़ावे की क्यों सूझ गई? यह तो कभी आती जाती न थी, आज न जाने कहाँ से फट पड़ी। कुंवर साहब होंगे इतने उदार, उन्होंने जोहरा के नातेदारों से भाईचारे का निभा किया होगा। मैं इतना उदार नहीं हूँ। कहीं सुलोचना छिपकर इसके पास आती जाती तो नहीं? लिखा भी तो है, मिलने को जी चाहे तो रात को आना और अकेली। क्यों ना हो, खून तो वही है, मनोवृत्ति वही, विचार वही, आदर्श वही। माना कुंवर साहब के घर लालन पोषण हुआ है, मगर रक्त का प्रवाह इतनी जल्दी नहीं मिट सकता। अच्छा, दोनों बहनें मिलती होंगी तो उसमें क्या बातें होती होंगी? इतिहास या नीति की चर्चा तो नहीं होती, वही निर्जलता की बातें होती होंगी। गुलनार अपना वृतांत कहती होगी, उस बाजार के खरीदारों और दुकानदारों के गुण दोषों पर बहस होती होगी। यह तो हो ही नहीं सकता कि गुलनार उसके पास आते ही अपने आप को भूल जाए और कोई भद्दी, अनर्गल और कलुषित बातें ना करे। एक क्षण में उनकी यह भी विचारों का पलटा खाया, मगर आदमी बिना किसी से मिले जुले रह भी तो नहीं सकता, खाने से भी परहेज नहीं करता। अगर इन लोगों ने सुलोचना को अपनाया होता, उसका यह बहिष्कार न करते, तो उसे ऐसे प्राणियों से मिलने की इच्छा न होती। उसका दोष कोई नहीं है, यह सारा दोष परिस्थितियों का है जो हमारी अतीत की याद दिलाती रहती है। रामेंद्र इन्हीं विचारों में पड़े हुए कुंवर साहब आ पहुँचे और कटु स्वर में बोले, मैंने सुना है गुलनार अभी बधावा लाई थी, तुमने लौटा दिया? रामेंद्र का विरोध सजीव हो उठा। फिर बोले, मैंने तो नहीं लौटाया, सुलोचना ने लौटाया, पर मेरे ख्याल से अच्छा ही किया। कुंवर साहब ने कहा, तो यह कहो, तुम्हारा इशारा था, तुमने इन पतितों को अपनी ओर खींचने का अच्छा अवसर हाथ से खो दिया। सुलोचना को देखकर जो कुछ असर पड़ा वह तुमने मिटा दिया। बहुत संभव था कि एक प्रतिष्ठित आदमी का नाता रखने का अभिमान उसके जीवन में एक नए युग का प्रारंभ करता, मगर तुमने इन बातों का जरा भी ध्यान न दिया। रामेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। कुंवर साहब जरा उत्तेजित होकर बोले, आप लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि हर एक बुराई मजबूरी से होती है। चोर इसलिए चोरी नहीं करता कि चोरी करने में उसे आनंद आता है, बल्कि केवल इसलिए कि वह ज़रूरत उसे मजबूर कर देती है। हाँ, यह ज़रूरत वास्तविक है या काल्पनिक, इसमें मतभेद हो सकता है। स्त्री के मैके जाते समय कोई गहना बनवाना एक आदमी के लिए ज़रूरी हो सकता है, दूसरे के लिए बिल्कुल गैर ज़रूरी। शुदा से व्यतीत होकर एक आदमी अपना ईमान खो सकता है, दूसरा मर जाएगा पर किसी के सामने हाथ न फैलाएगा। पर प्रकृति का यह नियम आप जैसे विद्वानों को न भूलना चाहिए कि जीवन लालसा प्राणी मात्र में व्यापक है। जिंदा रहने के लिए आदमी सब कुछ कर सकता है। जिंदा रहना जितना कठिन होगा, बुराइयां भी उसी मात्रा में बढ़ेंगी। जितना ही आसान होगा, उतनी ही बुराइयां कम होंगी। हमारा यह पहला सिद्धांत होना चाहिए कि जिंदा रहना हर एक के लिए सुलभ हो। रामेंद्र बाबू, आपने इस वक्त इन लोगों के साथ वही व्यवहार किया जो दूसरे आपके साथ कर रहे हैं और जिससे आप दुखी हैं। रामेंद्र ने इस लंबे व्याख्यान को इस तरह सुना जैसे कोई पागल बक रहा हो। इस तरह की दलीलों का वह खुद कितनी बार समर्थन कर चुके थे, पर दलीलों से व्यथित की अंग पीड़ा नहीं शांत होती। पतित स्त्रियों की नातेदारी की हैसियत के द्वार पर आना इतना अपमानजनक था कि रामेंद्र किसी दलील से पराभूत होकर उसे भूल न सकते थे। फिर बोले, मैं ऐसे प्राणियों से कोई संबंध नहीं रखता
यह विषय अपने घर में नहीं फैलाना चाहता। सहसा सुलोचना भी कमरे से आ गई। प्रसव काल का असर अभी भी बाकी था, बस उत्तेजना से चेहरे पर आरक्त कर रखा था। रामेंद्र सुलोचना को देखकर तेज हो गए। वह उसे जता देना चाहते थे, इस विषय में एक रेखा तक जा सकता हूँ। अब आगे क्या होगा सुनेंगी 2 खबरें भाग 4 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।